आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। तो देखिए एंटरटेनमेंट और हिस्ट्री से क्या रिलेशन था। तो जैसे हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो पुराने टाइम पे भी लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए ना बहुत कुछ करते थे, जैसे कि नाच गाना हो गया। राजा महाराजा के टाइम में भी ना लोग नाचते गाते थे, पेंटिंग्स दिखाते थे, मतलब जिस स्पोर्ट्स भी होते थे उस टाइम पे में भी होते थे। ये जो एंटरटेनमेंट, हमें एंटरटेनमेंट की क्या ज़रूरत है? तो देखो हमें एंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है। एक लटका हुआ मुंह भी अगर खेलने लगे कूदने लगे तो उसको बहुत अच्छा होता है। डांस हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। मूवी देखने के लिए भी ड्रामा रख के जाते थे, तो पहले भी होता था, आज भी होता है। और एंटरटेनमेंट ना हमारी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। उससे हमें हैप्पीनेस होती है, फीलिंग आती है हैप्पीनेस की। और हम बहुत सारे जो हॉबीज़ होते हैं, गेम, ड्रामा, राइटिंग, रीडिंग एक्सेट्रा, ये इनसे भी हमें बहुत सारे एंटरटेनमेंट होते हैं। तो आइए आज के इस लेसन में बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं हम, जैसे कि वाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट, हमें एंटरटेनमेंट की क्यों ज़रूरत होती है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें हैप्पीनेस मिले भाई, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। फोल्क थिएटर होते हैं, मराठी थिएटर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। क्या आप भी इंटरेस्टेड है? अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और ये पूरा लेसन, इस वीडियो को देखने के बाद पूरा लेसन आपका पढ़ के हो जाएगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर देना है, और क्वेश्चन आंसर देना भी ईजी हो जाएगा बिकॉज कि आपने लेसन पूरी अच्छी तरीके से सुना है। तो आइए जानते हैं। Things that happen refresh our mind and give a feeling of happiness are the source of entertainment। देखो मैंने पहले बोला कि अपने माइंड को, अपने को अच्छे से रिफ्रेश, अपने माइंड को एक रिफ्रेश मिलता है, अच्छी फीलिंग मिलती है। तो हैप्पीनेस का यही तो है, हमें हैप्पीनेस मिलता है और एंटरटेनमेंट करने से। वेरियस हॉबी जैसे कि गेम हो गया, खेलना, ड्रामा, फिल्म, राइटिंग, रीडिंग एक्सेट्रा आर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। कभी आप देखना कि जब आप निराश होते हो और एक बार ना दोस्तों के बीच जाके खेलना कूदना चालू कर दो, या फिर डांस, म्यूजिक लगा के डांस करो, कुछ टाइम के लिए ना सारा निराशा ना एकदम ख़त्म हो जाएगा, एकदम मज़ा आने लगेगा आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट। पहला पॉइंट, वाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट, हमें एंटरटेनमेंट की क्या ज़रूरत है। तो देखो हेल्थी एंटरटेनमेंट ऑफ एक्सेलेंट क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर हेल्थी ग्रोथ ऑफ वन पर्सनालिटी। किसी भी इंसान की पर्सनालिटी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, एक हेल्थी एनवायरनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट इज़ मस्ट। जहाँ पे एंटरटेनमेंट होता है तो वहाँ पे ना जल्दी कोई बीमार नहीं होता है, ठीक है। हेल्थी एनवायरनमेंट रहता है तो ग्रोथ हो, प्रोग्रेस हो और मज़ा आए लाइफ को जीने में, इसलिए ये ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट कीप आवर माइंड लिवली एंड फ्रेश, हमारे माइंड को एकदम फ्रेश रखता है। देखो हैप्पीनेस जैसा फील होता है, कोई भी उल्टे फुल्टे थॉट नहीं चलते। जब खेलते होते हैं ना तो एकदम हैप्पीनेस और अच्छी फीलिंग रहती है। इट में ऑल्सो मेक अस फील फिजिकली मोर एनर्जेटिक। और खेलने कूदने से क्या होता है कि जैसे कबड्डी खेल के आ गए फ्रेंड लोगों के साथ, क्रिकेट खेल के आ गए, पूरा एनर्जी, बॉडी में भी एनर्जी आती है खेलने से। सो इवेंचुअली आवर एफिशिएंसी एट वर्क इम्प्रूव परसुइंग हॉबीज़, जो हमारी क्षमता है, जैसे कि इससे हमारा ही इम्प्रूवमेंट होता है। और जैसे कि हॉबी हो गई, गेम हेल्प इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, गेम हमारी हेल्प करते हैं हमारी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने में। तो इन इंडिया मैनी फेस्टिवल, स्पोर्ट, डांस, म्यूजिक एक्सेट्रा वेर डेवलप एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट सिंस एंशिएंट टाइम। पुराने ज़माने से, अपने पुराने टाइम से हमारे इस इंडिया में क्या किया जा रहा है, एंटरटेनमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत सारे फेस्टिवल, स्पोर्ट्स हो गए, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया। आप हिस्ट्री में देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें कि पहले भी लोग करते थे, बिकॉज कि इससे हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है और साथ ही में हमें अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है और हमारी बॉडी में एनर्जी आती है वो अलग से। देयर आर वेराइड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट अवेलेबल इन द मॉडर्न पीरियड एज वेल। आज के ज़माने में भी बहुत सारे ऐसे वराइड पीरियड ऑफ मिलेंगे। एंटरटेनमेंट कैन बी एंटरटेनमेंट कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरी। एंटरटेनमेंट जो होते हैं दो टाइप के कैटेगरी में क्लासीफाइड है, एक तो एक्टिव, दूसरा पैसिव। एक्टिव एंटरटेनमेंट एंटिसिपेट एंड इंडिविजुअल मेंटल फिजिकल पार्टिसिपेशंस। एक्टिव में क्या रहता है कि एक फिजिकल वे में पार्टिसिपेट करते हो, जैसे क्रिकेट हो गया फिजिकल वे में। एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जैसे कि हाथ से हैंडीक्राफ्ट के थ्रू प्रैक्टिस करना। पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट एक्टिविटी आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव। तो देखो
जो एंटरटेनमेंट होता है दो वे में है, दो टाइप में क्लासिफाइड है, पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव। तो एक्टिव में जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह आ गए, तो ये एक्टिव में आ गया, ठीक है। वॉचिंग स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स को देखना, फिर सुनना, म्यूजिक सुनना, मूवी देखना, ये सारे पैसिव एंटरटेनमेंट है। कि कभी कभी हम देखो मूवी देखते हैं, अब आप मूवी क्यों देखते हो, पिक्चर क्यों देखते हो, तो आप बोलोगे मेरे को मज़ा आता है, मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो पैसिव एंटरटेनमेंट हो गया। तो इन दिस टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट वी आर नॉट एक्चुअल पार्टिसिपेंट बट ओनली व्यूअर। हम कभी कभी ना एक्टिव नहीं होते, मतलब हम पार्टिसिपेट नहीं करते, पर हमें देखने में मज़ा आता है। ऐसे खेल में भी होता है ना, लोग क्रिकेट कोई लोग खेलते नहीं है लेकिन उनको देखने में मज़ा आता है। तो एक्टिव और पैसिव समझ में आया, इजी है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे बोला गया है कि डू इट, क्रिएट अ चार्ट एक्टिव एंड पैसिव टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट विच आर रिलेटेड टू हिस्ट्री। आपको बोला गया है कि आप एक काम करो कि एक्टिव और पैसिव का अगर आपको समझा है ना, तो आप ना एंटरटेनमेंट का ये जो चार्ट बनाओ और वहाँ पे लिखो, और हिस्ट्री से क्या क्या रिलेट करता है आप वो लिखो। तो भाई आप कर सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प होगा आंसर देने में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक फोल्क थिएटर है, पपेट है, यहाँ पे देखो पपेट, कठपुतले हैं, यहाँ पे लकड़ियों के बनाए गए ये कठपुतले, ठीक है, कोई कोई क्ले के भी बनाए जाते हैं। तो कथपुतली, कठपुतली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कठपुतली, ठीक है। तो ये फोल्क थिएटर होते हैं, क्या होते हैं, फोल्क थिएटर, ऐसे थिएटर होते हैं जहाँ पे कठपुतली दिखाई जाती है। एंड archaeological site of Harappan civilization as well as site of Egypt and Greece, it is possible that they were used in puppet। तो यहाँ पे ये जो हरप्पन टाइप का और इजिप्ट सिविलाइजेशन जो था पुराने ज़माने का, तो वहाँ पे ये लोग पपेट का यूज़ करते थे, कठपुतलियों का यूज़ किया जाता था। कठपुतली, ये पपेट का आप लोग देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग इसका यूज़ करते थे। इन एंशियंट इंडिया मटेरियल लाइक वुड, वुल, मतलब वुड मतलब लकड़ी का हो गया, फिर ऊन हो गए, लेदर हो गए, हॉर्न हो गया, आइवरी, वेर यूज टू मेक अ पपेट। पपेट को बनाने के लिए इन सारी चीज़ों का वो लोग यूज़ करते थे। एंड कठपुतली अ ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पपेट इन इंडिया हैज़ टू स्टाइल। ये ट्रेडिशनल आर्ट है, राजस्थान में इसको डेवलप किया गया, और ये एक ट्रेडिशनल आर्ट है हमारे इंडिया का, जो ये कठपुतली का है, फोल्क थिएटर इसको बोलते हैं। साउथर्न रीजन साइड का भी है ये, ठीक है। द आर्टिस्ट हु स्टेज कठपुतली शो आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड केरला। इन सारी जगह में स्टेजेस में आर्टिस्ट लोग ना परफॉर्म करते हैं ये कठपुतली शो, ठीक है। एंड रोल ऑफ नरेटर नोन हैज अ सूत्रधार, जो ये चीज़ लिखता है, कठपुतली एक्ट करते हैं ना, तो जो रोल उनको देता है वो उसको बोलते हैं सूत्रधार। और इज अ वेरी क्रूशियल इन द सक्सेस ऑफ कठपुतली स्टेज नाउ, क्योंकि उसी की वजह से सूत्रधार बोलता है कि ऐसे कठपुतली आई कठपुतली आई, फिर ड्रामा चलता है, तो वो सूत्रधार है, बिकॉज कि वही बोलता है ना। द स्टेज फॉर दिस पपेट शो इज क्वाइट स्मॉल बट पपेटर्स यूज लाइट साउंड इफेक्ट इन इंजीनियस वे। शैडो पपेट, हैंड पपेट, वुडन पपेट, स्ट्रिंग पपेट यूज इन कठपुतली शो। उनके हाथ पांव चलना, फिर उनकी परछाई, छाया दिखना, ये सारी अलग अलग वे में वो लोग परफॉर्म करते हैं और ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। अब ये एक और है दशावतारा थिएटर। दशावतारा थिएटर में जैसे कि भगवान टाइम का जो दशावतार का था वही चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। दशावतारा इज़ अ पार्ट ऑफ फोल्क थिएटर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में का ये पार्ट है, मेजॉरिटी महाराष्ट्र में ज़्यादा शो किया जाता है। दशावतारा शो आर प्रेजेंटेड इन द रीजन ऑफ कोकण एंड गोवा आफ्टर हार्वेस्टिंग सीजन इज़ ओवर। जैसे ही देखो हार्वेस्टिंग सीजन, जैसे कि खेती बाड़ी काट दी गई, उस टाइम के बाद में खेती बाड़ी कट गई, एग्रीकल्चर में ये सारी चीज़ें, जैसे कि देखो कटाई होती है, कटाई होने के बाद में वहाँ जो लोग थे कोकण साइड के, गोवा साइड के, तो वो लोग ना कटिंग होने के बाद में फिर ये लोग ये शो में पार्टिसिपेट करते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं। एंड द स्टोरी प्रेजेंटेड इन दिस शो आर बेस्ड इन ऑन द 10 incarnations
ऑफ विष्णु, मतलब कि ये जो स्टोरी है दशावतारा, इसमें विष्णु भगवान के जो 10 रूप 10 अवतार थे, जैसे कि मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामा, फिर बाद में परशुराम हो गया, राम कृष्ण, बुद्धा, कल्कि, ये सारे अवतारों के बारे में ये लोग ड्रामा करते थे। ठीक है, तो दशावतारा इसीलिए इसको थिएटर बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर ये लोग दशावतारा थिएटर में इस तरीके से करते थे। और फिर स्टार्टिंग में एक सूत्रधार रहता है, नरेटर रहता है कि लॉर्ड गणेशा, फिर तो नरेटर फिर अपना रोल प्ले करता है, आके बोलता है। फिर लॉर्ड गणेशा डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टेकल्स की किस तरीके से गणेश जी का शीश काटा था। फिर मेथड ऑफ एक्टिंग, फिर वो लोग एक्टिंग करते हैं। फिर मेकअप उनका रहता है उसी के हिसाब से, कॉस्ट्यूम मतलब कपड़े भी उसी के हिसाब से वो लोग पहनते हैं। ये सारी चीज़ें शो किया जाता है। और म्यूज़िकली समटाइम देयर मे बी फ्यू स्पॉन्टेनियस डायलॉग, वहाँ पे डायलॉग मारे जाते हैं। फिर गॉड और यूज़ वुडन मास्क, तो वो लोग लकड़ियों का मास्क यूज करते हैं जो भगवान बना रहता है। फिर यहाँ पे ब्रेकिंग दही हंडी भी दिखाई जाती है कि तोड़ते हुए दही हंडी। फिर अर्थ पोट कट, फिर फॉलो आरती भी की जाती है, प्रे किया जाता है, गाना गाया जाता है। तो ये दशावतार जो ये थिएटर है उसमें ये सारी चीज़ें की जाती है। 18 सेंचुरी में 18 सेंचुरी श्यामजी नाइक काले स्टार्टेड पद ऑफ दशावतारा आर्टिस्ट विच यूज टू परफॉर्म ऑल ओवर द महाराष्ट्र। ये स्टार्टिंग में जो ये दशावतारा थिएटर है वो श्यामजी नाइक काले ने लाया था। ठीक है, पद ऑफ दशावतारा इस तरीके नाम से ये आर्टिस्ट ने इन्होंने फिर परफॉर्म किया। फिर पूरे महाराष्ट्र में तब से ये चला आ रहा है। विष्णुदास भावे, द पियोनियर ऑफ मराठी थिएटर स्टेज माइथोलॉजिकल प्ले, इंट्रोड्यूस सम मॉडिफिकेशंस इन द दशावतारा स्टाइल। और उन्होंने माइथोलॉजिकल जो भी चीज़ें गॉड से रिलेटेड या फिर जो भी चीज़ें सुनी थी वो सारी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये एक्टिंग के थ्रू और दिखाया लोगों को। और तब से ये चला आ रहा है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, इंजॉयमेंट के लिए ये बहुत है। ठीक है, मीनिंग ऑफ पद इज़ अ ट्रूफ। पद का मीनिंग क्या होता है? फड़ मतलब होता है ट्रूफ, भजन कीर्तन करना, है ना, वो तो भजन के द्वारा तो भगवान की भजन करना, भगवान की बातें करना। तो जो भी चीज़ें हैं जैसे कि ताल हो गए, मृदंग हो गया, बजाना जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं ना, देखो तबला हो गया, ताल, मृदंग, ये भजन कीर्तन में जो बजाया जाता है। चक्री हो गई, चक्री भजन, सोंगी भजन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के भजन गाए जाते हैं। फिर चक्री भजन में डिवोटी कीप मूविंग सर्कुलर फैशंस सिंग विदाउट ब्रेक, मतलब कि बिना ब्रेक के कंटिन्यूस गाना। फिर जो भक्त रहता है वो कंटिन्यूस गाना गाता है बिना ब्रेक के। फिर सोंगी भजन में क्या रहता है? चक्री भजन में बिना ब्रेक के गाना रहता है। और सोंगी भजन में ना जो सिंगर एक्टर एक्ट एज अ डिवोटी एंड डिलीवर डायलॉग्स इन द फॉर्म ऑफ डिवोशनल सॉन्ग। तो जो सोंगी भजन में जो भक्त रहेगा वो भक्ति लैंग्वेज में एक सॉन्ग बनाता है और गाता है। फिर तुकोड़ोजी महाराज जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था भजन, जो कि खंजीरी भजन था। खंजीरी भजन क्या होता है? तो और एक यहाँ चीज़ एक और लिखी है कि डू दिस लिसन टू द भजन कंपोज बाय सेंट तुलसीदास। आपको बोला गया कि तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीर, इनके भजन सुनो। और फिर ना म्यूजिक के साथ में आप अपने टीचर को भी सुनाओ ट्रेडिशनल सिंगर बन के ऐसा। फिर आइए इधर जानते हैं इन नॉर्थन इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया की बात करें तो भाई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो नॉर्थ साइड के वो तो भजन कंपोज सेंट तुलसीदास, वहाँ पे तुलसीदास। फिर ग्रेट पोएट जो सूरदास थे, संत मीराबाई, संत कबीर, ये बहुत पॉपुलर थे भजन के मामले में, बहुत पॉपुलर थे। कंपोजिशन ऑफ पुरंदरा दास, कनक दास, विजय दास एंड बोधेंद्र गुरु स्वामी, त्यागराज, ये सारे भी कर्नाटक के थे जो कि बहुत अच्छा गाना गाए थे।
भजन इन्होंने भी किए कि कर्नाटक साइड के थे सिंगर, सॉन्ग वाले जो भजन करते थे। और गुजरात के भी कुछ संत थे जैसे नरसिंह मेहता, ये गेव अ मोमेंट टू भक्ति मोमेंट इन्होंने दिया। फिर इन महाराष्ट्र के संत जैसे नामदेव जिन्होंने सपोर्ट किया ट्रेडिशनल भजन और कीर्तन को, और वरकारी सेक्टर्स में भी। तो और उन्होंने वर्ककारी सेक्टर्स में डेवलपमेंट और एक अलग ही ट्रेडिशंस लेकर आए भजन कीर्तन का। तो इस तरीके से चीज़ें थी। क्या आपको पता है, यू वुड लाइक टू नो दिस, क्या आप जानना चाहते हो कि टू मेन ट्रेडिशन ऑफ कीर्तन, कीर्तन के दो ट्रेडिशंस होते हैं, एक तो नारादिया और दूसरा होता है हरिदासी। ठीक है, वरकारी हरिदासी कीर्तन ये सोलो परफॉर्मेंस अकेले ही करना होता है, एंड उसके दो पार्ट होते हैं, एक पूर्वानिंग और एक उत्तरानिंग ऐसे। फिर जहाँ पे गॉड को प्रेज करना होता है। निरूपण चा अभंग में आपको सिंगिंग करना होता है, लीड मेन थीम साथ में सबके। फिर निरूपम में एक्सप्लेन किया जाता है उस सॉन्ग को। पूर्वांग नरेशन में आपको स्टोरी बताई जाती है एग्जाम्पल के साथ में, उत्तरांग में। फिर वरकारी कीर्तन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और फिर उसमें वो लोग कीर्तन करते हैं साथ में। फिर राष्ट्रीय कीर्तन भी होते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो कीर्तन टाइप को जो कि राष्ट्रीय कीर्तन भी डेवलप किया गया था। फिर लोगों की लाइफ से रिलेटेड, तो नरेटिंग वर्णन करते हुए गाना गाना। फिर साइंटिस्ट सोशल इंडिपेंडेंस मोमेंट में जो जो चीज़ें थी, तो ये राष्ट्रीय कीर्तन हो गया क्योंकि उसी से रिलेटेड वो लोग गाना बना के गाते थे। दोतापंत पतवर्धन जो थे, दोटापंत पतवर्धन जो महाराष्ट्र में, उन्होंने ये स्टार्ट किया था राष्ट्रीय कीर्तन। और इस तरीके से महात्मा ज्योतिराव फुले जो कि सत्यशोधक समाज के फाउंडर थे, उन्होंने भी कीर्तन स्टार्ट किया था सोशल अवेयरनेस के लिए। उन्होंने अपने कीर्तन गाने, क्या होता था पहले ज़माने लोग है ना, गाने के थ्रू लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। तो अलग अलग ऐसे कीर्तन्स बनाए गए जो एबुलेशंस, कार्ड क्लीननेस, डेडिकेशंस, ये सारी चीज़ें थी, तो उनको हटाने के लिए ये लोगों ने भी कीर्तन बनाया ताकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो थ्रू द कीर्तन। कीर्तन देखा जाए तो ट्रेडिशनली नारद मुनि, उन्होंने ये फाउंडर है कीर्तन के, ट्रेडिशन संत थे। नामदेव संत जो थे वो फर्स्ट कीर्तनकार थे जिन्होंने कीर्तन किया और महाराष्ट्र में। ठीक है, और इससे बहुत ट्रेडिशंस को एक फ्लोरिश मिलता है, बहुत अच्छा पर एक नज़रिया दिखता है कि द कीर्तनकार इज ऑल्सो नोन एज हरिदास और कथककारी बुआ एंड ही हैज़ टू ड्रेस ट्रेडिशनल वे। वो लोग ट्रेडिशनल वे में कपड़े पहन के इस तरीके से कीर्तन वगैरह करते थे। ही नीड टू ट्रेन हिमसेल्फ टू ओरेटरी, सिंगिंग, म्यूजिकल, इस तरीके से सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए, डांस हो गया, ह्यूमर हो गया, पूरा एकदम अच्छे से वो लोग पहन के फिर अच्छा परफॉर्म करते थे, मंदिरों में बैठ के परफॉर्म करते थे। अब ये ललित क्या होता है, तो ललित इज़ एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन महाराष्ट्र का बहुत ही ओल्ड फॉर्म है ललित। अब इट बिलोंग टू ट्रेडिशन ऑफ नाराडिया कीर्तन एंड इट इज़ अ क्वाइट पॉपुलर इन गोवा और कोकण साइड में बहुत पॉपुलर है ये ललित। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ललित ऑन द ओकेजन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल, इट इज़ अ presumed presiding deity that festival is presented on the throne and she is called fulfillment of desire. Invocation continuous follow, let everybody be granted their desire and let entire village live in happiness till we perform next ललित। तो यहाँ पे ललित का इस तरीके से परफॉर्म होता है। देखो ललित का है ना, मॉडर्न मराठी थिएटर में इसका परफॉर्मेंस दिया जाता है। ललित में क्या रहता है कि यहाँ पे किसी को भी नीचा नहीं दिखाया जाता है, किसी को स्पॉइल्ड नहीं किया जाता है। यहाँ पे सब हैप्पीनेस में रहते हैं और सब अपनी अपनी डिज़ायर को शो करते हैं। तो हैप्पीनेस चीज़ें यहाँ पे पूरा एकदम हैप्पीनेस चीज़ें ही दिखाई जाती है ताकि माइंड पूरा क्लियर रहता है इस एंटरटेनमेंट से। इसमें स्टोरी भी दिखाई जाती है, जैसे कृष्णा हो गया, राम जी की स्टोरी हो गई, भक्तों की स्टोरी हो गई, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। मराठी थिएटर में ये अक्सर दिखाया जाता है। अब बात करते हैं भरूड। भरूड क्या होता है,
तो देखो भरूच जो है ये भी एक एंटरटेनमेंट का पार्ट है। तो एथिकल लेसन्स यहाँ पे स्प्रेड होता है, जैसे कि महाराष्ट्र में संत जो एकनाथ थे वो रोड में परफॉर्म करना, तो रोड में ये लोग परफॉर्म करते थे ये भरूच को। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एजुकेट करने के पर्पज़ से वो ये भरूच का सहारा लेते थे, और ड्रामेटिक क्वालिटी, इजी रिथम और ह्यूमर के थ्रू वो इधर एक्ट करते हुए शो करते थे। तो ये रोड शो था, ठीक है। भरूच क्या कंपोज करता है, ये पहली चीज़ कि ये रोड शो, स्टाइल ऑफ रोड शो था, रोड में जाके करना, और ये स्पिरिचुअल एंड एथिकल लेसन प्रोवाइड करता है। तो मेटाफोरिकल सॉन्ग रहता है ये, ठीक है। तो भरूच। अब बात करते हैं तमाशा ये पार्शियन वर्ड है, इसका मतलब होता है प्लीजिंग साइट। तमाशा जो कि डेवलप किया गया था आर्ट फॉर्म में 18 सेंचुरी में, ठीक है। और ये फोल्क थिएटर जो हमने देखा ना, वैसे ही क्लासिकल टाइप का ही रहता है ये तमाशा। और देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रेडिशनल तमाशा के 2 टाइप होते हैं, एक तो संगीत भरी, दूसरा होता है ढोला खींचा पद, ठीक है। तो डांस एंड म्यूजिक आर मोर इम्पॉर्टेंट इन ड्रामा। संगीत भरी में डांस और म्यूजिक सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तमाशा ये भी ड्रामा के साथ में रहता है, इसमें सॉन्ग भी रहते हैं, उसमें इंक्लूडिंग वाग एंड ड्रामेटिक पार्ट लिटल लेटर। वाग क्या है, तो वाग एक एंटरटेनमेंट रहता है जिसमें कि ह्यूमर फैलाया जाता है। ह्यूमर मतलब ऐसे ही वायरल करने के लिए ऐसे ही बोल देना, जो चीज़ें नहीं है वो भी बोल देना, ऐसा। अब यहाँ पे जैसे कि गणेशा हो गया, फिर गणा हो गए, इनके बारे में प्रेजेंट करवाया जाता था। तमाशा में वाग रहता था कि पॉपुलर प्ले लाइक विचाला माझी पूरी करा, फिर गोडवाचे लंगना, ये एक एग्जाम्पल है मॉडर्न फॉर्म के तमाशा के, कि आजकल जो तमाशा दिखाए जाते हैं उसका। फिर एक और चीज़ आती है पोवाड़ा। तो पोवाड़ा यहाँ पे पोएट अपना वर्णन करता है उसमें। तो पोवाड़ा में मेजॉरिटी मैन और वुमेन दोनों रहते हैं, कि दोनों एक इंस्पायरिंग स्टाइल के थ्रू ऐसा बताते हैं, कंपोज करते हैं। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कि शिवाजी ऐसे थे वैसे थे, उन्होंने अफजल खान को मारा, फिर उन्होंने सिमगढ़ बैटल को जीता। फिर तुलसीदास के बारे में भी ऐसे। तो ये पवाड़ा होता है कि वर्णन करना कि ये राजा ऐसा था वैसा था। ब्रिटिश पीरियड का भी पवाड़ा बनाया गया, जैसे कि उमाजी नाइक, चेपकर ब्रदर, महात्मा गांधी, ये ऐसे थे, इन्होंने ये काम किए, वर्णन करते हुए गाना गाना, ठीक है। तो जैसे इसी को हम संयुक्त महाराष्ट्र में मोमेंट जो हुआ था उसका भी बताना, यही सारी चीज़ें इसमें रहती है, ठीक है। तो पोवाड़ा में सिंपल यही है कि वर्णन करते हुए पूरा नरेट करना, नरेट मतलब वर्णन करना। तो अब कोई भी स्टोरी है उसको नरेट करके पूरा मैन वुमेन दोनों साथ में, कि जैसे शिवाजी राजा थे तो फिर उन्होंने ऐसा किया, गाने के थ्रू बताना, ठीक है। दैट इज़ अ पोवाड़ा। फिर मराठी थिएटर में देखो तो लास्ट हमारा मराठी थिएटर है। तो थिएटर इज़ डिवोटेड परफॉर्मेंस इधर सोलो कलेक्टिव, अकेले भी या फिर साथ में ऐसे परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई है कि आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है ड्रामा लाइफ, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के हो गए, छत्रपति संभाजी, महात्मा ज्योतिराव फुले, तिलक हो गए, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी बोली गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे जैसे कि हम मराठी थिएटर की बात कर रहे थे, तो जो ऑडियंस होती है, तो ऑडियंस को पूरा एकदम अच्छे से उनको खुश करना, इसलिए बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे स्क्रिप्ट हो गए, डायलॉग हो गए, डायरेक्टर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, फिर मेकअप हो गया, फिर कस्ट्यूम हो गए, कपड़े पहनो, फिर स्टेज आर्ट डिज़ाइन हो गया कि स्टेज का डिज़ाइन कैसे होगा, लाइटिंग कैसी होगी, अरेंजमेंट कैसा होगा, ऑडियंस कहाँ बैठेगी, क्या होगा, सारी चीज़ें। फिर डांस, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें पार्ट होता है ड्रामा का। और ड्रामा जो है वो हेल्प करता है, उसमें डायलॉग भी होते हैं जो कि ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाने में बहुत हेल्प होती है। मीम भी डाले जाते हैं, मीडियम एक्सप्रेशंस के लिए मीम भी डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। जैसे कि रूलर ऑफ भोसले फैमिली, तंजोरे, वे ग्रेट पैटर्न ऑफ ड्रामा, वो लोग बहुत ड्रामा देखते थे उस टाइम पे।
और कुछ प्ले इम्पोर्टेंट संस्कृत में लिखे गए थे, ट्रांसलेट किए गए थे, जो 19 सेंचुरी में देखा गया। ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ मराठी थिएटर में आया वो, ठीक है। क्या क्या आया, तो फिर भाई उस टाइम पे जो ये लोग देखते थे ना, ड्रामा वगैरह चलता था, जो कि डेकोरेट करना स्टेज को, फिर पब्लिक कस्ट्यूम हो गया पहनने का, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो मराठी थिएटर में 19 सेंचुरी में आया। विष्णुदास भावे जो थे वो फादर ऑफ मराठी थिएटर, बिकॉज कि उन्होंने ये देखा और डेवलप किया है। और सिद्धेश्वर तो फादर, मराठी थिएटर का फादर कौन है भाई, तो वो है विष्णुदास भावे, ठीक है। और सिद्धेश्वर वर वॉज द फर्स्ट, सिद्धेश्वर जो थे वो पहले परफॉर्मर थे कि उन्होंने ड्रामा परफॉर्म किया था। तो विष्णुदास भावे मराठी थिएटर के पहले हो गए, फादर हो गए, पप्पा हो गए, और सिद्धेश्वर उन्होंने पहली बार उसमें प्रेजेंट किया था, परफॉर्मेंस दिए थे। The movement started by Vishnudas Bhave was followed in Maharashtra by historical and mythology and also light of farcical stage play and farcical play dealt with social issue and humor way। तो यहाँ पे जो मोमेंट इन्होंने जो स्टार्ट किया है विष्णुदास भावे ने, तो इसमें ये हिस्टोरिकल मोमेंट, इसमें माइथोलॉजिकल सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी, ठीक है। और एक ह्यूमर फैलाना कि जो नहीं है वो भी एक ह्यूमर जैसे कर देना, कैसी चीज़ है ऐसा। इनिशियली नो रिटर्न स्क्रिप्ट वेयर यूज़, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ यूज़ नहीं करते थे वो लोग कि आपको डायलॉग लिख के देना है, फिर याद करना है, फिर एक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं था, खुद से ही बनाना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑथर जिन्होंने लिखना चालू किया स्क्रिप्ट को वो थे थोराले माधवराव पेशवे। 1861 में उन्होंने लिखा था और उसको प्रिंट करके बना, फिर कॉपी को प्रिंट भी किया गया था। उसमें उन्होंने डायलॉग वगैरह फिर लिखना चालू किया और स्क्रिप्ट रेडी रहता है और फिर स्टेजिंग प्ले करना रहता है, तो स्क्रिप्ट वगैरह सब रेडी करके रखा रहता था, ठीक है। अब हम मराठी थिएटर की बात कर रहे हैं तो म्यूज़िक की भी बात कर लेते हैं। देखो म्यूज़िक के लिए है ना, बहुत सारे लोगों ने क्लासिकल म्यूज़िक लाया, क्लासिकल म्यूज़िक लाया। तो आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, जैसे कि 19 सेंचुरी, हाफ ऑफ द 19 सेंचुरी, फिर बालकृष्ण बुआ, फिर इच्छालकर रांझीकर, इन्होंने एक स्पेशल एफर्ट किया और क्लासिकल ख्याल म्यूज़िक महाराष्ट्र में आया। और उसमें फिर ऑडियंस को अच्छा परफॉर्म करके दिखाना, ऑडियंस को इम्प्रेस करना। फिर उसमें उत्सद रहीमत खान उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, फिर बहुत सारा एफर्ट किया, फिर एक नया बन के आया जो था क्लासिकल म्यूज़िक, जो कि अमोंग ऑडियंस जो थी महाराष्ट्र की, उसमें उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली क्लासिक म्यूज़िक को, और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया। जो किरकोलस्कर मंडली थी वो उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया इसमें। तो बहुत सारे संगीत शकुंतल जी को, जिन्होंने अन्ना साहिब के बारे में लिखा, फिर उसको जो ग्रेट पॉपुलैरिटी थी, फिर अनदर म्यूज़िक प्ले हो गए। तो मतलब देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग म्यूज़िक प्ले के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक ह्यूमर के थ्रू स्टाइल में वो लोग बनाते थे और प्ले करते थे, जिससे कि लोगों को मदद मिलती थी। और बहुत ही हिस्ट्री थिएटर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, ठीक है। एकच प्याला, ये जो लिखा गया था, इसमें गणेश राम गणेश गोदावरी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हिस्ट्री के मराठी थिएटर के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब क्या आप जानते हो कि खादिलकर जो थे उन्होंने कीचक वध, ये मेटाफोरिकल ड्रामा जो था डी अनाउंस वाला, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हुआ था और इट वाज बेस्ड सेट एंड इवेंट इन महाभारता। ये महाभारता, द्रौपदी के रिप्रेजेंट हेल्प मदर इंडिया, इस सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे था ड्रामा में। एंड वाइल युधिष्ठिर रिप्रेजेंट मॉडरेट एंड भीम एक्सट्रीमिस्ट एंड किच्चका रिप्रेजेंट इंसॉलेंट एंड विक्ट्री लॉर्ड कुर्जन। The audience used perceive character in this fashion, feel enraged about imperative attitude British government। और तो उस टाइम पे ये सब बना के लाया गया, लेकिन इतना चला नहीं ब्रिटिश लोगों की वजह से। पॉपुलर प्ले रिटन बाय आचार्य आत्रे।
फिर यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं कि किस तरीके से मराठी थिएटर को ग्रोथ करने के लिए अलग अलग लोग गाए और किस तरीके से परफॉर्म किया और मराठी थिएटर किस तरीके से आगे और बड़ा हुआ। ठीक है, तो महाराष्ट्र स्टेज में आर्टिस्ट जो थे फिर उनका नाम यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम दिया गया है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपको जो रेयरली इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि इतने सारे नाम हैं आप कहाँ तक याद करते बैठोगे। ठीक है, तो थिएटर में आप थोड़ा बहुत लिख देना कि भाई ये चीज़ें थी। और फिर मराठी प्ले ग्रेजुअली टू क्लोज थिएटर, फिर उस टाइम पे उनको क्लोज करने को भी आ गया था थिएटर, क्योंकि ब्रिटिश फर्स्ट बिल्ड क्लोज थिएटर लाइक प्ले हाउस हो गया, रिपन हो गया, विक्टोरिया इन मुंबई हो गई, ये सारी चीज़ें उन्होंने चालू किया। तो जो मराठी प्ले थिएटर था उनको बंद करने को आ गया। क्या आप जानते हो कि रिनो ऑथर पोएट जो थे विष्णु वुमेन शिरवाडकर, ऑल्सो नोन एज कुसुमग्राज, रोट नाता स्मर्थ करके उन्होंने लिखा था। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई कि इसने ये लिखा, इसने वो लिखा। ठीक है, अब लास्ट की जो हमारी बात करते हैं वो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सिनेमा इज़ अ मीडियम दैट ब्रिंग टुगेदर आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। सिनेमा एक मीडियम था जिसके थ्रू आर्ट और टेक्नोलॉजी एक बहुत ही रोल प्ले करते हैं। विद द टेक्नोलॉजी ऑफ मोशन पिक्चर फिल्म इंडस्ट्री केम इनटू बीइंग, इट gave a rise to the era of silent movie. Later technology sound recording was introduced and age of sound movie begin. साउंड मूवी का जो कि देखो सिनेमा में क्या होता था शुरुआत में ना, ऐसे ही नहीं बन गया। पहले तो बिना आवाज़ का था, फिर आवाज़ डाल के पूरा अच्छे से मूवी बनने चालू हो गई। मूवी के टाइप जानते हो आप लोग, बहुत सारे टाइप है, जैसे कि सत्रिकल मूवी, डॉक्यूमेंट्री मूवी, फिर एडवर्टाइजिंग फिल्म, चिल्ड्रन फिल्म, मूवी अबाउट आर्मी, एजुकेशनल मूवी, मूवी नरेटिंग अ स्टोरी, ऐसी चीज़ें इतनी सारी टाइप्स है मूवी के। आप भी मूवी कौन सी देखते हो, आपकी फेवरेट मूवी क्या है, प्लीज़ कमेंट करिएगा। द होनर ऑफ मेकिंग अ रिलीजिंग फर्स्ट फुल लेंथ मूवी गोज महाराष्ट्र में पहली मूवी निकाली गई जो कि पूरी लेंथ में थी। महाराष्ट्र इज नोन एज अ लैंड दैट न्यूट्रेट द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पहला है ये महाराष्ट्र। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ माधव राव पित्ताले, इन्होंने फैमिली ऑफ कल्याण, हरिश्चंद्र, सकरन और भतवाड़कर, ऑल्सो नोन सेवदादा, इज़ ए इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मूवी। ये जो नाम देख रहे हो आप, कल्याण हो गया, हरिश्चंद्र हो गया, ये सारी मूवी इन्होंने ही निकाली थी उस टाइम पे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे दादा साहेब थोराने, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इन्होंने पहली मूवी जो कि मुंबई में रिलीज़ की थी वो थी 1912 में उन्होंने रिलीज़ की थी। मूवी का नाम था पुंडलिक। क्या नाम था मूवी का? नाम था पुंडलिक। तो फॉरेन टेक्नीशियन का हेल्प लेके उन्होंने पुंडलिक मूवी निकाली थी और रिलीज़ किया था मुंबई में 1912 में। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र जो ये मूवी है इसको डायरेक्ट किया था दादा साहेब फाल्के के द्वारा और इन्होंने ये मूवी हिंदी में थी ये मूवी और 1913 में इन्होंने रिलीज़ की थी मुंबई में। अब बहुत सारी मूवी ऐसी थी जो ट्रेडिशनल्स थी तो माइथोलॉजी से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड, फिर ऐसे धीरे धीरे मूवी आना चालू हुई। जैसे कि यहाँ पे सावित्री सत्यवान की मूवी हो गई, तो मोहिनी भस्म सुजो की थी, इन्होंने फिर ऐसी मूवी लाना चालू किया उन्होंने। और रॉक कट, फिर ऐसे बहुत सारी ऐसे पुरानी मूवी आना धीरे धीरे चालू हुई और आज भी मूवी आती रहती हैं। देखो NN राव पेंटर जो थे उन्होंने पहले थे वो कि जिन्होंने साइंस कैमरा लेकर आया जो कि इंडिया में मूवी वगैरह बनाने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया था। पहली हिस्टोरिकल मूवी जो कि बनाया गया सीम ग्रह के बारे में। ठीक है, तो सीम ग्रह के बारे में ये मूवी बनाई गई, पहली मूवी थी ये जो कि साइलेंट मूवी थी और इन्होंने क्रिएट किया था, हिस्टोरिकल मूवी थी। फिर उसके बाद कल्याण खंजीना, फिर बीजा प्रभु, ये सारे लोगों ने फिर धीरे धीरे वो मूवी लाई। एक रियलिस्टिक सोशल इशू के ऊपर भी मूवी लाई गई जिसका नाम था साहूकारी पश।
सावकारी पर 1925 में बालाजी पेंडकर के द्वारा बनाई गई थी मूवी, जो कि बाजीराव मस्तानी, सुना है बाजीराव मस्तानी मूवी, तो 1925 में लाई गई थी। ठीक है, जहाँ पे हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट सस्पेक्ट टू इट्स मीडियम स्प्रेडिंग नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट एंड इट वाज बैन। और उसके बाद बाजीराव मस्तानी को बैन कर दिया गया था 1925 में। ब्रिटिश लोगों ने बैन कर दिया था, मूवी को नहीं आने दिया, लेकिन मूवी बनी थी। ठीक है, फिर एक और था कि कमलाबाई मंगारुलकर, ये पहली वुमेन प्रोड्यूसर थी। याद रखिएगा, पहली वुमेन प्रोड्यूसर कौन है भाई? तो कमलाबाई है। ठीक है, वुमेन प्रोड्यूसर थी। उन्होंने प्रोड्यूस किया था साउल्या तेंडल एंड पन्नादाई, हिंदी में उन्होंने ये प्रोड्यूस किया था। फिर राम शास्त्री मूवी बनाई गई। प्रभात कंपनी इन 1944 में बहुत पॉपुलर हुई थी। फिर ऐसे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम में कुछ मूवी बनाई गई थी हिस्टोरिकल थीम के ऊपर। फिर आचार्य अत्रे जो थे, उन्होंने लाइफ ऑफ महात्मा फुले और विश्वराम बेडकर के बारे में, इसके ऊपर भी उनकी लाइफ के ऊपर भी उन्होंने मूवी बनाई थी। फिर दीनानाथ डी पाटिल, इनके ऊपर भी मूवी बनाई गई। फिर बाल शिवाजी की भी मूवी बनाई गई। इस तरीके से भी धीरे धीरे बहुत सारी ऐसे मूवी बनाया गया। संत तुकाराम इज़ अ मूवी टू हैव रिसीव इंटरनेशनल एनक्लेम एंड इट वाज शो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पेरिस में, फॉरेन कंट्री में ये संत तुकाराम की ये मूवी दिखाई गई थी। बहुत ही फेमस मूवी थी ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इंटरनेट में बहुत सारी हिस्टोरिकल मूवी सर्च कर सकते हो। बहुत सारी हिस्टोरिकल मूवी बनाई गई, हिंदी भाषा में भी बहुत सारी मूवी बनाई गई जो कि इंडिपेंडेंस पीरियड के लिए थी। सिकंदर, तानसेन, सम्राट चंद्रगुप्त, पृथ्वीवल्लभा, फिर मुग़ल ए आज़म, ऐसे बहुत सारी हिस्टोरिकल मूवी बनाई गई हैं। ठीक है, तो द मूवी बेस्ड इंडियन स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस आंदोलन हो गया, झांसी की रानी, ऐसे बहुत सारी मूवी जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड थी वो मूवी बनाई गई। आप लोग भी वैसी मूवी देख सकते हो। ऐसी मूवी आपको बहुत काम आएंगी, आपको क्वेश्चन आंसर लर्न में भी बहुत काम आएंगी। तो इंटरनेट में सर्च करके आप ऐसी मूवी देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री थी उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। प्रोडक्शन स्टूडियो जैसे बॉम्बे तलकीज़ हो गया प्रोडक्शन स्टूडियो का, फिर राजकमल प्रोडक्शन, आरके स्टूडियो, नवकेतन हो गया, ऐसे बहुत सारे होते। अब लास्ट का जो हमारा है वो है एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कैन अवेल मैनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इन फील्ड ऑफ ड्रामा एंड मूवी। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रामा और मूवी, इसमें भी उनकी एक अपॉर्चुनिटी है। हिस्ट्री इसमें भी आ गई, देखो, तो हिस्ट्री इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी देती है। ड्रामा में कैसे? तो इन ऑर्डर टू अचीव एक्यूरेट स्टेज बैकड्रॉप ऑन द स्टेज डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कंसर्न पीरियड। देखो, आपको अगर अपने आर्ट और अपने नॉलेज के, जैसे आर्ट के बारे में नॉलेज है आपको पूरा अच्छे से, तो आप एक्सपर्ट बन जाते हो उस फील्ड में। ठीक है, तो आप एक अच्छा कंसल्टेंट का जॉब कर सकते हो। फिर स्क्रिप्ट राइटर हो गए, आपको याद है अच्छे से आर्ट के बारे में नॉलेज है तो आप डायलॉग लिख सकते हो किसी चीज़ के बारे में, उसमें असिस्टेंट ऑफ एक्सपर्ट बन सकते हो। ठीक है, एक्सपर्ट बोलेगा आपको लिखना है। फिर इस तरीके से कल्चरल हिस्ट्री में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप यहाँ पे भी करियर बना सकते हो। सिनेमा की बात किया जाए तो आर्ट डायरेक्टर ऑफ अ मूवी क्रिएट अ बैकड्रॉप, डिज़ाइन, एटमॉस्फेयर, कस्ट्यूम, ज्वेलरी हो गई, मेकअप, हेयर स्टाइल, तो इन सब चीज़ों में भी आप मेकअप वाला, ज्वेलरी वाला, कपड़े, कस्ट्यूम वाला, आप इसमें भी करियर बना सकते हो। तो एक अलग ही प्रोफेशनल चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फिर इसमें भी करियर बनाने के चांसेस है। सूटेबल टू टाइम थीम ऑफ मूवी, स्कॉलर हिस्ट्री हो गई, तो इनके फील्ड के बारे में इसमें भी आप कंसल्टेट कर सकते हो कि किसको कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कैसे टाइप का मेकअप करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इसमें भी करियर है। एंड टू राइट मूवी डायलॉग, नॉलेज, कल्चर, लैंग्वेज, स्पोकन कंसर्न, मतलब कि भाई आवाज़ भी, अगर आपको किसी लैंग्वेज के बारे में अच्छी पकड़ है तो उसमें भी आप करियर बना सकते हो। तो देखा इसमें, जैसे कि हमने पढ़ा हमारे इस लेसन में कि आपको पहले ही बोला गया था
कि एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी कैसे आती है। तो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताया किस नेम और उसमें किस तरीके से अपॉर्चुनिटी है। तो हिस्ट्री अगर आपको नॉलेज है उसके बारे में, हिस्ट्री के थोड़ा आपके कल्चर के बारे में नॉलेज है, अतीत के बारे में थोड़ा भी कि कैसे कपड़े पहनते थे क्या है, तो आप अपना किस तरीके से अपना करियर, प्रोफेशनल करियर इसमें भी बना सकते हो। तो चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट किया। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4, 5 आपके 2021 के सिलेबस में नहीं आ रहा है, इसलिए उसको मैंने पढ़ाया नहीं है। चैप्टर नंबर 6 में आ गए, ठीक है। जितने भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं प्लीज़ उन सभी वीडियोस को आप जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।